गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में नेशनल इनकम के बारे में डिस्कस किया था, कि उससे आगे हम डिस्कस करेंगे आज। पिछले लेक्चर में बता रहा था आपको जीडीपी डिक्लेटर के बारे में, तो थोड़ा सा जीडीपी डिक्लेटर देख लेते हैं। जीडीपी डिक्लेटर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डिक्लेटर। डिक्लेटर होता है गुणांक। इसका मेजरमेंट जब हम करेंगे तो हमारे पास जीडीपी की वैल्यू करंट प्राइस पे होनी चाहिए और उसको डिवाइड करेंगे हम जीडीपी की कांस्टेंट प्राइस से। और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास जीडीपी डिक्लेटर आ जाएगा। पिछले लेक्चर में अच्छे से हमने डिस्कस किया था कि जीडीपी की करंट प्राइसेस क्या होती हैं और जीडीपी की कांस्टेंट प्राइसेस क्या होती हैं। जीडीपी की कांस्टेंट प्राइसेस रियल जीडीपी होती हैं और जीडीपी की करंट प्राइसेस हमारे पास नॉमिनल जीडीपी में काउंट होती हैं। पिछले लेक्चर में हमने इनको ठीक से एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग देख लिया था। आज हम बात करेंगे नेशनल इनकम जो हमारी होती है। वैसे तो हमने नेशनल इनकम के 7-8 कंपोनेंट्स देखे थे, बट उन 7-8 कंपोनेंट्स में हम एक्चुअल में नेशनल इनकम किसे कहेंगे, हमारे पास कौन सा कंपोनेंट किस वैल्यू पे होना चाहिए जिसे हम नेशनल इनकम कह सके। तो एक्चुअल में वो कंपोनेंट हमारे पास एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। एनएनपी फैक्टर कॉस्ट जो हमारे पास कंपोनेंट है वो एक्चुअल में नेशनल इनकम है। और नेशनल इनकम डोमेस्टिक लेवल पे, घरेलू स्तर पे कब होगी? नेशनल इनकम घरेलू स्तर पे होगी एनडीपी फैक्टर कॉस्ट। ये राष्ट्रीय स्तर पे और ये घरेलू स्तर पे, ये डोमेस्टिक लेवल एंड दिस इज नेशनल लेवल। अब हम नेशनल इनकम के कुछ मेजरमेंट पढ़ लेते हैं जो इन कंपोनेंट से रिलेटेड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ 6 नंबर का यहाँ से पूछा जाता है, तो बहुत जरूरी हो जाता है कि नेशनल इनकम के मेजरमेंट अब हम देखें। लेकिन ये भी बहुत आवश्यक है कि नेशनल इनकम के मेजरमेंट को देखने से पहले इनके जितने भी 7-8 कंपोनेंट हैं वो हमें ठीक से पता होना चाहिए। हमने अपने पिछले लेक्चर में उनके बारे में डिस्कस किया था। आज हम देखते हैं नेशनल इनकम के मेजरमेंट के मेथड। नेशनल इनकम के मेजरमेंट का सबसे पहला मेथड है वैल्यू एडिशन मेथड। वैल्यू एडिशन या वैल्यू एडेड मेथड, इसको हम प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं। प्रोडक्ट मेथड, उत्पाद विधि। वैल्यू एडिशन मेथड से नेशनल इनकम के मेजरमेंट को देखने से पहले मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं जिसके माध्यम से आपको बहुत सी चीजें समझने में हेल्प मिलेगी, सहायता मिलेगी। हमारा एग्जांपल है, सबसे पहले हम वैल्यू एडेड की ही बात करेंगे इस एग्जांपल के माध्यम से कि वैल्यू एडेड हम किसे कहेंगे, वैल्यू एडिशन होता क्या है। तो सबसे पहले हम मान लीजिए फार्मर है और फार्मर के पास प्रोडक्ट है उसका, जिसको मैं आउटपुट लिख रहा हूं, और उसके बाद हम इंटरमीडिएट कंजप्शन देखेंगे। फिर हमारी वैल्यू एडेड आएगी। अब इनको थोड़ा सा देख लीजिए। फार्मर के पास मान लीजिए वीट है
गेहूं है और उसका आउटपुट है 600 रुपीज पर क्विंटल। उसमें इंटरमीडिएट कंजप्शन उसका होता है मान लीजिए 200 रुपीज। ये इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या है? ये रॉ मेटेरियल की वैल्यू है कि फार्मर ने 200 रुपए प्रयोग करते हुए, यूटिलाइज करते हुए 800 रुपए की आउटपुट उसने बढ़ा दी। तो इस प्रकार से फार्मर ने 400 रुपए वैल्यू एडेड किए, यानी किसी भी फैक्टर पे 200 रुपए यूटिलाइज करते हुए उसने 600 रुपए की वो कमोडिटी तैयार कर दी वेट के रूप में। तो इस प्रकार से फार्मर ने 400 रुपए वैल्यू एडेड कर दी, मूल्यवर्धी कर दी। फिर ये प्रोडक्ट जो 600 रुपए के रूप में आउटपुट है वेट के रूप में, ये जाता है फ्लोर मिल के पास। फ्लोर मिल में ये आउटपुट 800 रुपए का हो जाता है। तो आप देख रहे हैं इंटरमीडिएट कंजप्शन रॉ मेटेरियल के रूप में फ्लोर मालिक के पास, फ्लोर मिल के मालिक के पास 600 रुपए के रूप में हो जाएगा और इस प्रकार से 200 रुपए की वैल्यू एडिशन फ्लोर मिल के मालिक ने कर दी। उसके बाद मान लीजिए यही प्रोडक्ट बेकरी वाले के पास जाता है, तो बेकरी वाले के पास ये 600 रुपए के रूप में जो कंजप्शन था इंटरमीडिएट कंजप्शन, वो फ्लोर मिल में 800 रुपए का हो चुका। वो इसको 800 रुपए का वैल्यू एडिशन करेगा, कुछ बढ़ाएगा। मान लीजिए फार्मर के पास गेहूं था, गेहूं से फ्लोर मिल में चून हो गया, आटा हो गया और आटा बेकरी वाले के पास जाएगा तो बिस्किट वगैरह बनाएगा बेकरी वाला और वो इसे 1000 रुपए में बेच देगा। तो यहां बेकरी वाले ने भी 200 रुपए का वैल्यू एडिशन किया है, 800 रुपए उसका रॉ मेटेरियल हो गया और 200 रुपए का इसने वैल्यू एडिशन कर दिया। और इस प्रकार से ट्रेडर के पास जो भी जाएगा, ट्रेडर या शॉपकीपर, जब इनके पास ये जाएगा तो वो 1200 रुपए का इसे सेल कर देंगे। तो इस प्रकार से 1000 रुपए इसकी इंटरमीडिएट कंजप्शन हो गई और 200 रुपए इसका वैल्यू एडिशन हो गया। ये एक एग्जांपल है जिसके माध्यम से आपको ये पता चलेगा कि कब किसी वस्तु में वैल्यू एडिशन होता है। ये एक फार्मर से लेके शॉपकीपर तक गेहूं अपने रूप को, अपनी शेप को चेंज करते हुए वैल्यू एडिशन में आया है। यहां से हमें वैल्यू एडिशन की डेफिनेशन पता चल गई। क्या है वैल्यू एडिशन की डेफिनेशन? ये आउटपुट आई मीन सेल, आउटपुट आई मीन सेल, वैल्यू एडिशन इज डिफरेंस बिटवीन आउटपुट एंड इंटरमीडिएट कंजप्शन। मूल्यवर्धी उत्पादन और मध्यवर्ती उपभोग के बीच का आइटम है। तो यहां से एक चीज क्लियर हो जाती है वैल्यू एडिशन की डेफिनेशन। उसके बाद मैंने वर्ड लिखा है सेल। ये सेल क्या है? बिक्री क्या है? वर्ष के दौरान, एक अकाउंटिंग ईयर के अकॉर्डिंग मैं कह रहा हूं कि एक वर्ष के दौरान समस्त बिक्री की गई अंतिम वस्तुओं का मूल्य है जो प्रोडक्शन में आया है, उत्पादन में आया है। देखिए जितनी भी वस्तुएं डिफरेंटिव फर्म्स के द्वारा जनरेट की गई हैं, बनाई गई हैं, प्रोड्यूस की गई हैं, यदि वो साल के दौरान सभी बिक तो जाती है तो हम सेल वर्ड यूज करेंगे, और यदि कुछ वस्तुएं बिना बिकी रह जाती हैं तो सेलिंग का थोड़ा कंसेप्ट पड़ जाता है। उसमें फिर जो वस्तु बिक गई वो सेल के रूप में आ गई और नहीं बिकी वो हम ऐड कर देंगे डेल्टा स्टॉक के रूप में। डेल्टा स्टॉक क्या है? डेल्टा स्टॉक है हमारे पास चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, डेल्टा स्टॉक में चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक होता है ओपनिंग स्टॉक
माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, चेंज इन स्टॉक में क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये हो गया आपका स्टॉक। अगर साल के दौरान, वर्ष के दौरान कुछ अनसोल्ड प्रोडक्शन रह जाता है तो सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक ऊपर आप देख चुके हो। तो ये चीजें बेसिक चीजें हैं जो वैल्यू एडिशन में हमारे काम आएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये वैल्यू एडिशन को देखते हुए। आगे हम देखेंगे कि वैल्यू एडिशन से किस प्रकार से हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। नेशनल इनकम कैलकुलेशन में वैल्यू एडिशन, स्टूडेंट्स आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि वैल्यू एडिशन इकोनॉमी में तीनों सेक्टर्स में होता है। तीन सेक्टर हमारे पास होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। थ्री सेक्टर इकोनॉमी हमारे पास होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तीनों ही सेक्टर का ग्रॉस वैल्यू एडिशन हमें कैलकुलेट करना है। तीनों ही सेक्टर का ग्रॉस वैल्यू एडिशन कितना हुआ, उसको जैसे ही हम ऐड करेंगे, तीनों सेक्टर का ग्रॉस वैल्यू एडिशन प्रोड्यूसिंग बाय ऑल एंटरप्राइजेस इन एन इकोनॉमी, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो जीडीपी, मार्केट प्राइस, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट आएगी। और यहां से हमें नेशनल इनकम की बात कर रहा हूं मैं, नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है। इट मीन एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। जीडीपी फैक्टर कॉस्ट से हमें कहां जाना है, आगे मिस्टेक की फैक्टर कॉस्ट की मार्केट प्राइस आएगा, मार्केट प्राइस। एक बार साफ कर देता हूं इसको। मार्केट प्राइस, ये आप अच्छे से जानते हो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में क्या डिफरेंस होता है। पिछले लेक्चर में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। एक्चुअली कोई भी वैल्यू हमारे पास फैक्टर कॉस्ट पे होती है, इसका मतलब हमारे फैक्टर से वो वैल्यू आई है। हमारे पास चार फैक्टर होते हैं इकोनॉमी में, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो हमने जहां भी अपने फैक्टर यूटिलाइज किए हैं उनसे हमारे पास वो वैल्यू आई है। और मार्केट प्राइस पे जब हम जाएंगे फैक्टर कॉस्ट से, तो उसमें तीन चीजें और ऐड हो जाती हैं। एक तो ट्रांसपोर्ट ऐड हो जाता है, दूसरा टैक्स ऐड हो जाता है और तीसरा प्रॉफिट्स ऐड हो जाते हैं ट्रेडर्स के। तो वह वैल्यू फिर मार्केट प्राइस पे फैक्टर कॉस्ट से आ जाती है। तो यहां हम प्राइमरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर की ग्रॉस वैल्यू एडिशन को जोड़ देंगे तो हमारे पास जीडीपी आ जाएगी मार्केट प्राइस पे। जबकि हमें नेशनल इनकम की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है तो हमें एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पे जाना होता है। अब आपको बहुत अच्छे से देखना है कि हमारे पास दो कंपोनेंट हैं, एक जीडीपी मार्केट प्राइस और दूसरा कंपोनेंट हमारे पास है एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। अब हमें जीडीपी मार्केट प्राइस से और एनएनपी फैक्टर कॉस्ट तक का सफर तय करना है। तो सबसे पहले ग्रोस को हम कन्वर्ट करेंगे नेशनल में, नेट में। ग्रोस को हम कन्वर्ट करेंगे नेट वैल्यू में। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब कोई वैल्यू ग्रोस लेवल पे होती है तो उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है। और जब हम ग्रोस लेवल से नेशनल
नेट लेवल पे जाएंगे तो हमें वो डेप्रिसिएशन लेस करना पड़ेगा। तो यहां लेस कर देंगे हम डेप्रिसिएशन या वियर एंड टियर टू फुट जो भी होती है। जैसे ही हम ग्रॉस वैल्यू से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, हम नेट लेवल पे चले जाएंगे। दूसरा हमारा आइटम है डोमेस्टिक। डी से हम एन तक का सफर तय करेंगे। डोमेस्टिक लेवल से नेशनल लेवल पे जाएंगे, घरेलू सत्र से राष्ट्रीय सत्र पे हम जाएंगे। तो ये सफर तय करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम वो चीजें जोड़े, ऐड करें जो डोमेस्टिक से हमें नेशनल लेवल तक ले जाती है। तो इसके लिए आइटम है हमारे पास, ऐड करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। डोमेस्टिक सत्र में हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड जैसे ही जोड़ देते हैं तो वही वैल्यू हमारे पास नेशनल लेवल पे चली जाती है। देखिए हमने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से बताया था कि किस प्रकार से डोमेस्टिक लेवल की कोई वस्तु हो, कोई आइटम हो और उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड क्यों जुड़ता है और कब घटता है, क्योंकि प्लस माइनस दोनों हो जाते हैं। जब कोई डोमेस्टिक लेवल पे आइटम है हमारे पास, इसका मतलब ये हुआ कि वो चीजें हम घरेलू स्तर पे अर्न कर रहे हैं, कमा रहे हैं। और जब नेशनल लेवल पे उसी चीज को लेके जाते हैं तो कुछ ऐसी अर्निंग्स होती हैं हमारी जो हमें विदेशों से मिलती है। जैसे हमारी कुछ कंपनियां, कुछ फैक्ट्रीज विदेशों में काम कर रही होती हैं, तो वहां से हमें अर्निंग मिलती है, तो उसे हम जोड़ते हैं। और ऐसा भी है कि विदेशों की कुछ कंपनियां हमारे देश में काम कर रही होती हैं और वो लाभ कमाती हैं, प्रॉफिट अर्न करती हैं, वो प्रॉफिट हमें नहीं देती, वो अपने देशों में ले जाती हैं, तो उसे हम लेस करते हैं। तो ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड भी हो सकता है, और अगर ये आइटम माइनस में हो तो मिलेगा नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, तो उसे हम लेस भी करेंगे। तो ये प्लस माइनस दोनों हो जाएंगे। ये कहना मुश्किल होता है कि कोई चीज डोमेस्टिक लेवल पे ज्यादा होती है या नेशनल लेवल पे ज्यादा होती है, बड़ा मुश्किल होता है, ये आइटम पे निर्भर करता है। उसके बाद आगे का सफर हम देखते हैं। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे हमें जाना है, जिसके बारे में मैं कुछ समय पहले बता ही रहा था आपको कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में क्या डिफरेंस है। मैंने बताया आपको कि फैक्टर कॉस्ट पे वैल्यू वही है जो आपके फैक्टर से आपको मिली है, आपने अर्न की है। जबकि मार्केट प्राइस पे उसी वस्तु को आप लेके जाएंगे तो उसमें तीन चीजें ऐड करेंगे, जिसके बारे में मैंने अभी कुछ समय पहले बताया। जैसे ट्रांसपोर्ट है, या आपका कोई टैक्स है, या फिर ट्रेडर्स का प्रॉफिट। देखिए हम ट्रांसपोर्ट और ट्रेडर्स के प्रॉफिट का जिक्र नहीं करेंगे यहां। हम इस चैप्टर में केवल और केवल टैक्स का जिक्र करेंगे, और वो भी इनडायरेक्ट टैक्स का। देखिए जब मार्केट सत्र पे कोई वस्तु आती है तो उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। और कई सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिनके चलते सरकार एंटरप्रेन्योर्स को, ट्रेडर्स को या अदर पार्टीज को सब्सिडी देती है, तो सब्सिडी यहां लेस हो जाएगी, लेस सब्सिडी। सब्सिडी क्या हो जाएगी? लेस हो जाएगी। अगर इस आइटम को हम कंबाइन करते हैं, असेंबल करते हैं, तो हमारे पास आइटम आता है, वो आता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल, यही आइटम आ जाएंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, ये हो गया नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। आपको क्वेश्चन में हो सकता है
सीधा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के रूप में आइटम मिल जाएगी। और हो सकता है आपको क्वेश्चन में इनडायरेक्ट टैक्सेस अलग और सब्सिडी अलग से मिल जाएगी, तो इसे कैलकुलेट आप ही करेंगे। मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। तो ये आइटम मैं यहां लिख देता हूं। यदि कोई वैल्यू मार्केट प्राइस पे है और आप फैक्टर कॉस्ट पे लेके जाएंगे तो लेस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और यदि कोई वैल्यू फैक्टर कॉस्ट पे है और आप उसे मार्केट प्राइस में खींच के ला रहे हैं तो फिर वो ऐड करना पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो यहां तो हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जा रहे हैं, तो मैं लेस कर रहा हूं, लेस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इस प्रकार से ये जो आपने ट्रांजैक्शंस देखी, ये जो एडजस्टमेंट देखी आपने, डेप्रिसिएशन लेस करना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करना और लेस करना नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये एडजस्टमेंट करने के बाद आप जीडीपी मार्केट प्राइस से नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय में पहुंच जाएंगे। यहां तक का सफर हम वैल्यू एडिशन मेथड से करते हैं। उसके बाद अब इसमें एक दो एग्जांपल के माध्यम से इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, जो बहुत अनिवार्य है, क्योंकि क्वेश्चन तभी सोल्व होंगे जब तक हम 4-5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर लेंगे। तो प्रैक्टिस अनिवार्य है।